सोशल मीडिया आपके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। सोशल मीडिया है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो अपने लाइफ को लेके, एक्चुअल में सीरियस हो अपने काम को लेके, तो सोशल मीडिया को यूज़ करना आना चाहिए। आप टाइम पास करेंगे सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया में 2-4 फॉलोअर हो जाएंगे, 2-4 लोग आपको देख के हार्ट रिएक्ट कर देंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। जैसे कई सारे आर्टिस्ट हैं इंस्टाग्राम के अंदर जो सिर्फ आर्टवर्क की फ़ोटो पोस्ट करते हैं और उनके 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं। और ये अच्छा लगता है यार, आर्टवर्क की फ़ोटो पोस्ट की इतने सारे फॉलोअर भी आ गए। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है मैं बता रहा हूँ। जब कल की डेट में यही लोग अपनी वर्कशॉप लॉन्च करते हैं, अपनी कोई क्लासेस लॉन्च करते हैं, अपना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं या अपना कोई सर्विसेज देने के लिए ऑफ़र करते हैं, तो इतने सारे लोग होने के बावजूद भी बहुत रेयरली कोई होता है जो इनके वर्कशॉप में आता है और इनका वर्कशॉप फ्लॉप जाता है। हम ये बेसिक बातें नहीं समझते कि कल की डेट में जब आप अपनी आर्ट क्लास रन कर रहे हो, अपनी क्राफ्ट क्लास रन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आपको ये समझना होगा कि आप जब एजुकेट करते हो, आप चीज़ें समझाते हो, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला इस नज़र से आपको देखता है कि जी हमें ये चीज़ नहीं पता थी, थैंक यू बताने के लिए। वो एक तरीके से आपके लिए ग्रेटफुल होता है। तब जाके जब आप उनको कोई चीज़ पिच करते हो, कोई चीज़ शेयर करते हो कि हाँ मेरी एक वर्कशॉप होने वाली है, मेरी एक क्लास होने वाली है या इस क्लास पे आपको आना है, ये वो, उस केस में बहुत हाई चांस है कि वो पर्सन यस करेगा, नो नहीं करेगा। एक आदमी अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग जगह जाना, अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग ट्रेनिंग्स लेने से डरता है इंडिया में। लेकिन उसी इंसान को मैं पूछूं 10 लाख रुपए लगाए थे अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में, तब नहीं पूछा कि इसका रिटर्न कितना मिला, इसका बेनिफिट कितना मिला, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला। कई सारे आर्टिस्ट हैं जिनके आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं लेकिन उनकी टीचिंग स्किल्स बहुत गंदी हैं। मतलब आर्ट तो सुंदर बना देते हैं लेकिन जब सिखाने जाते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो लोग ताली बजा देते हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छा आर्ट सीखा है, लेकिन किसी को समझ कुछ नहीं आया। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक गिफ्ट। जितने भी आप में से आर्ट के टीचर हैं या एस्पायरिंग आर्ट के टीचर हैं जो आर्ट की फील्ड में एज एन आर्ट टीचर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक फ्री सीरीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये सीरीज़ लिमिटेड लोगों के लिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको उस फ्री सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। इस सीरीज़ के अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं जो बिजनेस के एंगल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आर्टिस्ट और मनी का रिलेशनशिप बताया है, ऐसे कई सारे फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ये सीरीज़ कम्प्लीटली फ्री है। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जाके इस सीरीज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए है तो लेट मत करिएगा, अदरवाइज़ ये सीरीज़ जल्दी ही क्लोज हो जाएगी। ऑल्सो इन फ्यूचर वीडियोज़ मैं ऐसे ही गिफ्ट्स आपके लिए और लाता रहूँगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे मिस ना हो। अब शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। तो अगर आप आर्ट टीचर हैं, ओके, आप आर्ट टीचर हैं, आप ड्राइंग सिखाते हैं, आप पेंटिंग सिखाते हैं, आप क्राफ्ट्स वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस भी करते हैं, बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर हैं आप, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेशन में हम कुछ सोशल मीडिया की स्ट्रेटजीज़ पे तो बात करेंगे कि कौन सी मार्केटिंग आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि किसको करने से आप फाइनेंशियली अपनी क्लासेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं ताकि फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकें। एंड बहुत सारे ऐसी मिस्टेक्स मैंने ऑब्जर्व करी है जो बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, उन सब पे भी बात करेंगे, क्योंकि अगर वो गलतियां आप कर रहे हो तो उसके वजह से कई साल बर्बाद हो जाते हैं। और ये जो भी आज मैं बोलने वाला हूँ ये कम्प्लीटली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं शेयर करूँगा। मेरा नाम रियांश राहुल है, मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। पिछले 8 सालों से मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत एज एन आर्ट टीचर करी थी, कमीशन वर्क्स मैंने किए, कुछ साल तक कमीशन आर्टिस्ट के तौर पे भी मैंने काम किया, फ्रीलांसर आर्टिस्ट के तौर पे भी मैंने काम किया। शुरुआत में मैं सीए कर रहा था, आई एम ए सीए ड्रॉप आउट। उसके बाद आर्ट की फील्ड को चूज़ करने के बाद कई सारे एग्जीबिशन, शोज़, गैलरीज़ वगैरह का भी मैं हिस्सा रहा। कई सारे नेशनल इंटरनेशनल गैलरीज़ में, एग्जीबिशंस में मुझे अवार्ड्स भी मिले। तो ये मेरी जर्नी रही। आज की डेट में आई एम द फाउंडर ऑफ रियांश राहुल एकेडमी एंड को फाउंडर ऑफ द ब्रांडेड आर्टिस्ट। आज रियांश राहुल एकेडमी के अंडर जितने भी ये एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, उनको हम आर्ट की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं जो उनको प्रोफेशनल बनने में हेल्प कर सके। कोर लेवल पे आर्ट की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। एंड द ब्रांडेड आर्टिस्ट के अंदर हम आर्ट की बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एस्पायरिंग आर्टिस्टों को। ऑल्सो द ब्रांडेड आर्टिस्ट के अंदर हम एक सर्विस का पार्ट भी रन करते हैं जहाँ पे
जो आर्टिस्ट ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, अगर आप में से कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो ऑलरेडी महीने के 50-60 हज़ार रुपये अर्न करते हैं ऑलरेडी, तो आप में से अगर कोई हमारी सर्विसेज चाहता है तो हमारे द ब्रांडेड आर्टिस्ट का प्रोग्राम में सर्विस का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। उस सेक्शन में हमारी टीम जितने भी आर्टिस्ट हैं जो ऑलरेडी एक लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, उनका मार्केटिंग सेटअप करना, उनका ऑफर क्रिएशन, उनकी स्ट्रैटेजीज को सेटअप करना, तो वो सारी चीज़ें, सो दैट आपकी अर्निंग अगर 50-60 हज़ार के ऊपर है तभी आपको वहाँ पे अलाउ किया जाएगा और आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा गोल द ब्रांडेड आर्टिस्ट के सर्विस पार्ट के अंदर ये रहता है कि जितने भी आर्टिस्ट ऑलरेडी एक लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं उनकी अर्निंग को हम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इंक्रीज करने में हेल्प कर सकें। करेंटली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 8 फिगर इनकम जनरेट कर रही है एनुअली। सो आई फील कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी जर्नी रही है, या जो भी चीज़ें आज हम कर रहे हैं, उन सब के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने ऑफलाइन एकेडमी भी रन की है, ऑनलाइन एकेडमी भी हम अच्छे लेवल पर रन कर रहे हैं। अब आज के डेट में बहुत सारे आर्ट के टीचर्स मुझसे कनेक्टेड हैं। आप में से जितने भी आर्ट के टीचर्स हैं जो ऑलरेडी आर्ट के टीचर बन चुके हैं और जिनका आगे चल के गोल है आर्ट की टीचिंग लाइन में बड़े लेवल पे जाना, एक बार कमेंट सेक्शन में AT लिखिएगा, AT फॉर आर्ट टीचर, ओके। एंड दूसरा, आप सबके लिए हमने एक फॉर्म दिया है, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, डिस्क्रिप्शन में या चैट के पिंड सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उस फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा। उस फॉर्म को हमने इसलिए शेयर किया ताकि हमारी जो ऑडियंस है, हमें जितने लोग देख रहे हैं, उनके बारे में हम और जान सकें, ताकि आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हम और कंटेंट डिज़ाइन कर सकें। ऑल्सो जितने भी लोग वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपको कुछ फ्री बुक्स आर्ट टीचिंग के लिए और आर्ट के स्किल्स के रिलेटेड आपको कुछ फ्री बुक्स भी हमारे तरफ से शेयर करी जाएंगी। सो बैक टू द लेसन, आज का जो सेशन है सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप में से जितने भी लोग आर्ट की फील्ड में आर्ट टीचर बन रहे हैं या आगे चल के बनेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो है एजुकेशनल मार्केटिंग। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे एजुकेशनल मार्केटिंग। एजुकेशनल मार्केटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग है जो आपको सीखनी है अगर आप एज एन आर्ट टीचर बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे यानी एक्चुअली बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं। आज जो सेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें एज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके, कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने कर ली होगी या इस चीज़ को आप कर लेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका ड्राइंग स्किल्स, आपके आर्ट के फंडे, ओके, और आर्ट के प्रिंसिपल्स, आपके ड्राइंग स्किल्स, फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स ये क्लियर हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तभी आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए काम की है। क्योंकि अगर आपके फंडे क्लियर नहीं है, आर्ट के प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है, तो आप एक लेवल के बाद आर्ट की फील्ड में, आर्ट टीचिंग के लेवल पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब टीचिंग शुरू होती है, जब आर्ट में हम टीचिंग देना शुरू करते हैं, तो हम किसी को भी सिखा रहे हैं। आप हो सकता है बच्चों को सिखा रहे हो, आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हो, किड्स को सिखा रहे हो जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल के हों। आप हो सकता है एडल्ट को सिखा रहे हो, ओके, 18 साल से बड़ों को सिखा रहे हो, या 12-13 साल के बच्चे हैं उनको सिखा रहे हो, या 50-60 साल के लोग हैं उनको सिखा रहे हो, कि या कोई हाउस वाइफ है आप उनको सिखा रहे हो। किसी भी लेवल पे, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी कैटेगरी को आप सिखा रहे हैं, किसी भी लेवल पे आप मेंटरिंग दे रहे हैं, ये कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं तो ईजी होता है आपको चीज़ों को चेंज करना कि इसको ऐसे सिखाना है, इसको ऐसे सिखाना है। आप बंधते नहीं हैं कि मैं बस इसी को सिखा सकता हूँ या इसी को सिखा सकती हूँ। आप किसी को भी सिखा सकते हो उनकी सिचुएशन के हिसाब से। ओके, तो ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कि आपकी ड्राइंग स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके फंडामेंटल्स यानी कि आर्ट के जो फंडे हैं कि कोई चीज़ है तो क्यों है, हम पोर्ट्रेट बनाएं, फिगर बनाएं, वो सब चीज़ जो भी हम बनाते हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो सब चीज़ें स्किल, आर्ट की स्किल्स के लेवल पे आती है, आपकी आर्ट स्किल्स है वो। आज हम आर्ट स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए बाकी चीज़ें करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी जो सोशल मीडिया पे आप गलत करते हैं। कुछ मिस्टेक्स मैं शेयर कर रहा हूँ, ये गलती आपको नहीं करनी है, ये बहुत लोग कर रहे हैं, आपको नहीं करनी है। सोशल मीडिया को प्राइवेट गलती से मत रख लीजिएगा। बहुत लोग ये काम कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को प्राइवेट करके बैठे हैं। इंस्टाग्राम हो, बाकी चीज़ें तो चलो प्राइवेट का ऑप्शन नहीं आता, बट इंस्टाग्राम वगैरह में प्राइवेट मत करिएगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने अपना सोशल मीडिया का अकाउंट प्राइवेट करके रखा है
तो मतलब उसको होने का नहीं होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सेकंड चीज, सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई भी ऐसी पर्सनल चीजें मत डालिए जो किसी को वैल्यू ऐड नहीं कर रही हो। अगर कोई चीज आप डालते हैं और वो किसी और को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही है तो उसको मत पोस्ट करिए। अगर आप सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, आप कुछ भी सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, अगर उसमें आप शुरुआत में पोस्ट कर रहे हैं, शुरुआत में कंटेंट डाल रहे हैं और आपके अभी 50,000 1 लाख फॉलोअर, ये सारी कैटेगरी तक आप नहीं पहुंचे हैं, तो कोई भी पर्सनल फोटो, कोई भी चीज़ मत डालिएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। किसी को इंटरेस्टेड नहीं है कि आपकी पर्सनल फोटो देखने में। लोग आपसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होने चाहिए बस आपके काम के लिए। ओके, क्योंकि पॉइंट क्या होता है, जब लोग आपसे सोशल मीडिया पे आपके काम की वजह से कनेक्ट होते हैं, आपके वर्क की वजह से कनेक्ट होते हैं, तो यही सारे लोग कल की डेट में आपकी क्लासेस हो, आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए तैयार होते हैं। अगर ये लोग आपके वर्क की वजह से आपके सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं हुए हैं, आपकी फ़ोटो देख के, आपकी खूबसूरत सा स्माइल देख के आपसे कनेक्ट हुए हैं, तो वो स्माइल देखेंगे, खुश होंगे, चले जाएंगे। कल के डेट में किसी और की स्माइल अच्छी लगेगी, उनको वो अच्छे लगेंगे। लेकिन वो अगर आपके काम के वजह से कनेक्ट हुए हैं तो कल के डेट में आप उन सब लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस दे पाएंगे और उसके थ्रू आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ पाएगी। तो आपकी सोशल मीडिया पे 10,000 लोग ज़्यादा वैल्यूएबल हैं जो आपके काम के वजह से कनेक्टेड हैं, एज कंपेयर टू 1 लाख लोग जो काम की वजह से कनेक्टेड नहीं हैं। ओके, तो ये बेसिक फंडे हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। तो पर्सनल चीज़ें आपको नहीं डालनी है, वही डालना है जो वैल्यूएबल हो। ठीक है। अब कई लोग डालते हैं हैप्पी बर्थडे मेरा दोस्त, हैप्पी बर्थडे मेरा भाई, हैप्पी बर्थडे मेरे यार। ओके, अपने घर वालों को हैप्पी बर्थडे। ये सब चीज़ें आपको टाइम पास नहीं करनी है। मैं एक्चुअल पॉइंट्स बता रहा हूँ जो लोग गलती कर रहे हैं, बेसिक बातें हैं कि आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी। सोशल मीडिया आपके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। सोशल मीडिया है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो अपने लाइफ को लेके, एक्चुअल में सीरियस हो अपने काम को लेके, तो सोशल मीडिया को यूज़ करना आना चाहिए। आप टाइम पास करेंगे सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया में 2-4 फॉलोअर हो जाएंगे, 2-4 लोग आपको देख के हार्ट रिएक्ट कर देंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में सीरियस हो और एक्चुअल में लोगों को कनेक्शन बनाना चाहते हो, बिजनेस बनाना चाहते हो, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि पर्सनल चीज़ें नहीं डालनी जब तक वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही हो। हाँ, जब आपके 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर बन जाते हैं तब आप अपनी पर्सनल फोटोज़ वो सब डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो भी एक वर्क के एंगल से आप डालते तो लोग कनेक्ट होते हैं। क्या होता है देखो, मैं आपको एक बार बेसिक साइकी बता रहा हूँ। जब शुरू में आपके पास 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, तो वो उन्होंने कोई आपका काम रिलेटेड वर्क देख लिया, कोई रील देख ली, कोई शॉर्ट कंटेंट देख लिया, वो आपसे कनेक्ट हो गए, उन्होंने फॉलो कर दिया। ठीक है। अब क्या होता है, ये धीरे 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 लोग बढ़ते जाते हैं, धीरे 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 आपके लोग बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, जो पुराने लोग हैं, जो शुरू से आपसे कनेक्टेड है, मान लो 100 लोग पहले से कनेक्टेड थे, 50 लोग यहाँ कनेक्ट हुए, 20 लोग यहाँ कनेक्ट हुए, तो 150 170, ये 170 लोग आपसे बहुत पहले से कनेक्टेड हैं। आप अभी इस लेवल पे पहुंच चुके हो। तो जो बहुत पहले से आपसे कनेक्टेड रहते हैं ना, वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग आपके कंटेंट को बार बार देख रहे हैं, वो नर्चर हो जाते हैं। तो ये सारे लोग एक कम्युनिटी बन जाती है, इनके साथ हम पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। जैसे जो लोग मुझसे आज कनेक्टेड हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो मुझसे क्यों जुड़ेंगे? मेरे काम के लिए, कि मैं कुछ ऐसा शेयर कर रहा हूँ जो उनके काम की हो। लेकिन जो लोग मुझसे 2 साल 3 साल से कनेक्टेड हैं, वो लोग मेरे पर्सनल थॉट्स सुनने में भी उनको इंटरेस्ट है, मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ ये बात भी वो सुनना चाहते हैं। आर्ट के अलावा मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करूँ या हेल्थ के ऊपर बात करूँ, ये सारी चीज़ें भी उनको काम की लगती है, क्योंकि वो एज ए पर्सन मुझसे कनेक्टेड है, एज ए कोई प्रोफेशनल तरीके से कनेक्टेड नहीं है, वो पर्सनल हो जाती चीज़ें। तो जब फॉलोअर बहुत बढ़ते हैं तो कई सारे फॉलोअर उसमें से ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से आपसे कनेक्टेड हैं और उनको पर्सनल चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। और ये पर्सनल चीज़ें उस वक्त थोड़ी ज़रूरी हो भी जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एग्जिस्टिंग ऑडियंस के साथ एक पर्सनलाइज्ड कनेक्शन बनाती है। बिजनेस के वर्ल्ड में जब आप प्रोफेशनली कोई काम करना शुरू करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो है ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट बनता है ह्यूमन से। आप किसी मशीन पे या किसी
और वस्तु पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप कई साल से जानते हैं, जिसने आपको ऑलरेडी बहुत बार हेल्प किया हुआ है, उसके ऊपर आपका ट्रस्ट बनता है। ओके, इंसान इंसान से कनेक्ट होता है। अब क्या होता है, जब आप बहुत टाइम तक कंटेंट बनाते हैं और आपकी फॉलोइंग अच्छी खासी बढ़ जाती है, तो जो आपका बिहाइंड द सीन्स होता है, BTS बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं, या आपकी पर्सनल फोटो या पर्सनल कोई थॉट्स होते हैं, तो वो भी चीज़ें ट्रस्ट बनाने में, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर है, वो हेल्प करती है। वो चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन शुरू में वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो वेट करिएगा, पेशेंस रखिएगा, सही काम से, सही वैल्यू से लोगों को कनेक्ट करोगे तो कल के डेट में आपकी पर्सनल चीज़ें भी लोगों को उतनी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अगर आपने शुरू में वैल्यू ऐड नहीं किया है तो फ्यूचर में आपकी पर्सनल चीज़ें भी किसी को पसंद नहीं आएंगी। ठीक है, ये दूसरी चीज़। तीसरा और सबसे बड़ा और सबसे कॉमन मिस्टेक जो आज के टाइम पे एस्पायरिंग आर्टिस्ट कर रहे हैं वो है ये। क्या है? आर्टवर्क की फोटो पोस्ट करते रहना। ये गलती आप में से कई लोग कर रहे होंगे। आर्टवर्क की फ़ोटो पोस्ट करना, आर्टवर्क की फ़ोटो पोस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो ज़माना चला गया जब आप आर्टवर्क की फ़ोटो पोस्ट करते रहते थे और उससे आपकी वैल्यू बढ़ती थी। वो टाइम नहीं है। आज के टाइम पे आर्टवर्क की वैल्यू से ज़्यादा ज़रूरी है आर्टिस्ट की वैल्यू बनना। अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो, अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हो, आप फन के लिए कर रहे हो, तो आप आर्टवर्क की फ़ोटो डालो, किसी को कोई मतलब नहीं है, आपको भी नहीं है, सामने वाले को भी नहीं है, आपको मज़ा आ रहा है, सामने वाले को भी चलो लाइक कर दिया, अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो आपको अपनी आर्टवर्क की फ़ोटो से काम नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा उस फोटो के पीछे की पूरी कहानी। वो आर्टवर्क से आपका कनेक्शन बिल्डअप होना ज़रूरी है। वो आर्टवर्क को बनाते हुए आपने रील शूट किया है, वीडियो शूट की है, बनाते हुए समझाया है, उसके बिहाइंड द सीन क्या गलतियां हुई हैं, क्या अच्छी चीज़ें रही, वो सारी जानकारी, वो सामने वाला व्यक्ति उस आर्टवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा है, उस आर्टवर्क के पीछे की पूरी जर्नी से कनेक्ट होता है। और वो चीज़ें वीडियो में आप बताते हो, कनेक्शन बनता है, धीरे धीरे चीज़ें कनेक्शन बनती है। तो इसीलिए सिर्फ आर्टवर्क की फ़ोटो पोस्ट करना की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं इंस्टाग्राम के अंदर जो सिर्फ आर्टवर्क की फ़ोटो पोस्ट करते हैं और उनके 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं। और ये अच्छा लगता है यार, आर्टवर्क की फ़ोटो पोस्ट की, इतने सारे फॉलोअर भी आ गए। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है मैं बता रहा हूँ। जब कल की डेट में यही 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोग अपनी वर्कशॉप लॉन्च करते हैं, अपनी कोई क्लासेस लॉन्च करते हैं, अपना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, या अपना कोई सर्विसेज देने के लिए ऑफ़र करते हैं, तो इतने सारे लोग होने के बावजूद भी बहुत रेयरली कोई होता है जो इनके वर्कशॉप में आता है और इनका वर्कशॉप फ्लॉप जाता है। ओके, वहीं एक कम फॉलोअर्स वाला व्यक्ति जिसके मान लो 10,000 फॉलोअर है, ओके, एक पर्सन है जिसके 10,000 फॉलोअर है, लेकिन उसका कनेक्शन बहुत है अपने व्यूअर के साथ, और वो चीज़ कर रहा है जो वो चीज़ फ्यूचर में दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ और बहुत ऑनेस्टली मैं चीज़ों को शेयर करूँगा। मुझसे बहुत ज़्यादा फॉलोअर वाले व्यक्ति आज सोशल मीडिया पे हैं। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और ये एक सीक्रेट मैं शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे करीब 90,000 लोग होने वाले हैं जो कनेक्टेड है। हालांकि बहुत सारी गलतियां मैंने करी हैं शुरुआत में। जब मैंने इंस्टाग्राम पहली बार शुरू किया था तो मैंने बहुत गलतियां करी है, बहुत गलती, और वो सारी ऐसी गलतियां थी जिसके वजह से मेरे सोशल मीडिया का अकाउंट लगभग डेड हो गया था। मेरे इंस्टाग्राम शैडो बैंड हो गया था। शैडो बैंड आप समझते होंगे, जब कोई इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम तक पोस्ट नहीं करता या कोई ऐसी चीज़ें पोस्ट करता है जो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी के अगेंस्ट है, तो इंस्टाग्राम उसको ग्रोथ देना बंद कर देता है। तो मेरा इंस्टाग्राम काफ़ी टाइम तक शैडो बैंड रहा। काफ़ी टाइम तक मैंने ऐसी गलतियां करी जो काम की नहीं थी। जब मैंने पहली बार इंस्टाग्राम शुरू किया आज से 3-4 साल पहले, उस समय कोई आइडिया नहीं था कि मैं फ्यूचर में इंस्टाग्राम यूज़ करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले यूट्यूब से शुरू किया था, यूट्यूब पे मैं कंटेंट बनाता था। इंस्टाग्राम मैंने बहुत बाद में शुरू किया, लेकिन मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे साथ रही, और ये चीज़ मैं आप सबको अभी से शुरू शेयर कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या आगे चल के अच्छे से और करने वाले हैं। एक होता है फॉलोअर्स बढ़ाना और एक होता है कनेक्शन बनाना, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर हैं इनके साथ डीप कनेक्शन बनाना,
इनके साथ गहराई में कनेक्शन बनाना। एक होती है विड्थ, ठीक है, एक होती है विड्थ, एक होती है डेप्थ। अगर किसी की विड्थ है 2 लाख फॉलोअर, लेकिन डेप्थ बहुत कम है, डेप्थ मान लो 10,000 लोग हैं, लेकिन किसी की विड्थ है 50,000 और डेप्थ है 20,000, तो ये व्यक्ति हमेशा ज़्यादा अर्निंग करेगा इस व्यक्ति से जिसके डेप्थ कम है। डेप्थ का मतलब ये कि जो करंट ऑडियंस है, जो फॉलोअर्स नंबर्स हमारे पास हैं, जितने लोग हमसे कनेक्टेड हैं, उसमें कितने लोग हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, जिसको हमने इतनी वैल्यू दी है या जितनी चीज़ें दी है जिसके वजह से उनको उनकी लाइफ में बहुत उनकी हेल्प हुई है, उनकी ग्रोथ हुई है। ऐसे व्यक्ति आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। इस बात को समझिएगा कि आपके वीडियोज़ या आपके कंटेंट की वजह से किसी और की अगर बहुत मेजर लेवल पे हेल्प हो रही है, तो उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कंटेंट की वीडियो क्वालिटी कैसी है या फिर आप कल के डेट में किस टाइप के कंटेंट बना रहे हो, आपकी HD है कि नहीं वीडियो, ये सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको हेल्प हुई है तो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। और आज की दुनिया में जब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, इस समय पे अगर आप सामने वाले के बारे में सोच के कंटेंट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली लोग कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये व्यक्ति हमेशा ज़्यादा अर्निंग कर पाएगा। अब क्या होता है, देखिए, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपकी डेप्थ के ऊपर। विड्थ पे तो आप फोकस करेंगे ही, आप कंटेंट बनाएंगे, लेकिन आपकी डेप्थ पे फोकस करना है। और जब मैंने ये चीज़ बोली कि सिर्फ आर्टवर्क की फ़ोटो, आर्टवर्क की पिक से कुछ नहीं होता, दैट मीन्स कि ये पिक जो आती है, आर्टवर्क की फ़ोटो जो आती है, वो भले ही आपकी विड्थ को भले ही बढ़ा सकेगी, आपको और लोग आर्टवर्क की वजह से जान सकेंगे, लेकिन जब आप आर्टवर्क के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, आप उसके ऊपर एजुकेट करते हैं, उसके ऊपर उसके बारे में क्या प्लस था, क्या माइनस था, क्या मिस्टेक्स आपने करी, आप सब कुछ बताते हैं, तो इससे डेप्थ आती है। जो करंट ऑडियंस है, जो करंट लोग आपसे कनेक्टेड हैं, उनसे और डीप कनेक्शन बनता है, तो डेप्थ आती है। तो ये वाला जो व्यक्ति है जो डेप्थ बना रहा है, वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस व्यक्ति से अर्निंग के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो आपको नहीं करनी है सोशल मीडिया पे। क्या क्या मिस्टेक्स थी आपने सबने नोट किया। सिर्फ आर्टवर्क की पोस्ट काफ़ी नहीं है, प्राइवेट अकाउंट तो रखना भूल जाइए, प्राइवेट अकाउंट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स और समझते हैं। आज आर्ट टीचिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल होलिस्टिकली बात करेंगे कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। जब आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बनते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बनते हैं, तो एक पॉइंट जो आपने समझा कि विड्थ और डेप्थ का कॉन्सेप्ट, एक होता है विड्थ, एक होता है डेप्थ, ये चीज़ आपने समझी। एक चीज़ और मैंने आपको बोली कि एक होता है एजुकेशनल मार्केटिंग, ठीक। अब इन दोनों को आराम से समझिए। जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारे ऐसे आर्ट के टीचर हैं आज की डेट में जो आर्ट टीचिंग देना है ये सोचते नहीं हैं, अपना कंटेंट कुछ और चीज़ पे डालते हैं। मैंने कई सारे ऐसे आर्टिस्टों को देखा है जिनका सोशल मीडिया पे, जिनके सोशल मीडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सबको एक बार मैं कंबाइन करके बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे उनकी रहती है आर्ट की पिक्स, उनका रहता है कोई म्यूज़िक डाल दिया आर्ट में, ऐसी वाली वीडियोस, म्यूज़िक डाल दिया आर्ट में, ट्रेंडिंग म्यूज़िक या कोई ट्रेंड रिलेटेड चीज़ डाल दी, कहीं पे वो गए हैं, कहीं और पे जाना आना हो रहा है, कोई एग्जीबिशन में गए हैं, वो सब की बिहाइंड द सीन वो सब डालते हैं, ठीक है। आर्टवर्क की फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक, BTS सब डालते हैं। आर्ट को एजुकेट करना, आर्ट टीचिंग देने वाली वीडियो बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है। अब क्या होता है, जब ये सारे लोग, ये सारे आर्टिस्ट जिनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा भी हैं, अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फॉलोअर्स होने के बावजूद भी कल के डेट में जब ये वर्कशॉप देते हैं या कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं या कोई क्लासेस देते हैं, तो इनके पास फॉलोइंग्स, इनके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आर्ट स्किल्स कितनी अच्छी है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो बातें मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ये ना बेसिक फंडे हैं। डिटेल्स में लोग जाना शुरू कर देते हैं, ये फंडे समझना ज़रूरी है। ये फंडे जब तक आप नहीं समझोगे, आप ट्राई करते रहोगे 100 चीज़ें सुन के, ये टेक्निक वो टेक्निक, हुक लगा दो, इंस्टाग्राम को और अच्छा वायरल कर दो, ये वो। फंडे समझोगे तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। जब आप कोई आर्ट की क्लास देते हो ना, या कोई आर्ट का वर्कशॉप देते हो, आप कुछ भी देते हो, जब स्टूडेंट्स आते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन स्टूडेंट्स को कोई मतलब नहीं है कि आपकी फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, या आप कितने बेहतर आर्टिस्ट हो, या आपका कितना नाम है, कितने आप बेसिकली फेमस हो, क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सुन के अच्छा ज़रूर लगता है। मान लो कोई स्टूडेंट आता है, उसको पता है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे इतने फॉलोवर हैं, ये चीज़ें, उसको अच्छा ज़रूर लगेगा। लेकिन इस स्टूडेंट को बेसिकली सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, वो है अपने आप से, कि इसने आपको अगर फीस दी है तो इसको कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसको कितनी ग्रोथ मिल रही है, इसकी आर्ट स्किल्स क्या ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। इसको इस बात से मतलब है कि आपकी टीचिंग का स्टाइल कैसा है, कि आप जब पढ़ाते हो या सिखाते हो तो आपको सिखाने का तरीका पता है कि नहीं, सामने वाला उससे सीख पा रहा है कि नहीं, उसको बेसिकली अपने आप से मतलब है। अगर वो ग्रो हो सकता है आपके पास आने से, तो आपकी बाकी चीज़ें उतनी रेलेवेंट नहीं रहती हैं। आपके भले बहुत फॉलोअर हैं, लेकिन आपके स्टूडेंट्स आपको, आपकी टीचिंग स्टाइल और बाकी चीज़ें, आपका रिजल्ट्स आपको उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो वो दोबारा नहीं आएंगे सिर्फ इसलिए कि आपकी फॉलोइंग ज़्यादा है, या आपको बहुत लोग जानते हैं, या आप बहुत फेमस हो, या आपका आर्ट का वर्क बहुत ज़्यादा कमाल का है। क्योंकि एक चीज़ और होती है, ये सारे शब्द को भी सुनना, एक होता है टेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब एक आर्टिस्ट बहुत टाइम तक आर्ट की फील्ड में अपनी स्किल्स पे काम कर रहा होता है, अपनी टेक्निकल स्किल को बहुत ग्रो कर चुका होता है, अपनी आर्ट स्किल्स को बहुत ज़्यादा वो अपर लेवल तक ले जा चुका होता है, तब ये आर्टिस्ट एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि उसके स्टूडेंट इस चीज़ को समझना शुरू कर दें, और वो अपने लेवल से उन स्टूडेंट को एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरे लेवल पे चीज़ों को समझें। मेरी आर्ट की स्किल्स अभी अगर यहाँ पे है, अगर मेरी आर्ट की स्किल्स अभी यहाँ पे है, और मेरे स्टूडेंट जब आते हैं तो उनकी स्किल्स अभी यहाँ पे है। ध्यान समझना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स लग रहे हैं सुनने में, बहुत बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। जब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं और उनकी स्किल्स यहाँ पे हैं, तो उनको इस बात से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी स्किल्स अभी किस लेवल की है। नो डाउट मेरी स्किल्स यहाँ अच्छी होगी तो स्टूडेंट्स अट्रैक्ट ज़रूर होंगे, लेकिन मेरी स्किल्स यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, इससे स्टूडेंट को फ़र्क नहीं पड़ता। उनसे ऊपर होनी चाहिए, उतना काफ़ी है। ओके, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि एक टीचर को अपनी स्किल्स पे काम करना बंद कर देना है। वो अपनी स्किल्स पे काम करता रहेगा अगर उसको ग्रो करते रहना है तो। मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये बात बता रहा हूँ। अक्सर ये टीचर आर्ट में जब आप टीचिंग देते हो, अपनी ड्राइंग पेंटिंग की क्लासेस लेते हो, तो सबसे बड़ी गलती जो टीचर करते हैं वो स्टूडेंट की नज़र से देखना छोड़ देते हैं। आप खुद बताइएगा, जब आप बचपन में, जब आप स्कूल में क्लास 1 में 2 में या LKG में, जिस भी क्लास पे आप थे, क्या आप कभी भी ऐसा सोचते थे कि मुझे बेस्ट टीचर मिले, या जो मेरे टीचर हों वो IIT के प्रोफेसर हों, या मेरे जो टीचर हों या इस लेवल के, अगर मुझे कोई क्लास 2 में साइंस पढ़ा रहा है या क्लास 5th में मैं किसी से साइंस पढ़ रहा हूँ या मैथ्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या बोलता था कि वो जो टीचर होंगे वो मैथमेटिशियन होने चाहिए, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट होने चाहिए? नहीं, टीचर वो होने चाहिए जिनके पढ़ाने से हमें समझ में आए और हम उस चीज़ को ओवरकम कर सकें। हमें जो समझाया जा रहा है हम उसको अच्छे से समझ सकें, और वही पर्सन हमारे लिए बेस्ट होता था। तो आपकी टीचिंग का तरीका, ठीक है,
वो मैटर करेगा स्टूडेंट के लिए। आप किस लेवल पे हो वो मैटर उतना नहीं करता, पहले ये मैटर करता है कि आपका जो आप रिजल्ट्स दे रहे हो सामने वाले को उसकी वैल्यू कितनी है, उसके वजह से सामने वाले को रिजल्ट्स कितने मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो भी मैंने बातें बोली अब उसको मैं थोड़ा कनेक्ट करता हूँ, थोड़ी बातें बिखर गई हैं, अब मैं कनेक्ट करता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, वापस आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब हमने शुरू किया था सोशल मीडिया से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैंने अभी तक बोला आप सबको समझ में आया, सब कुछ क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा था और ये सब मैं क्यों समझा रहा था। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, ये हो आप, ठीक है, ये हो आप जो आर्ट टीचिंग दे रहा है, ठीक है। खुश हो, बड़े खुश हो, अच्छी सी स्माइल है आपकी, आप आर्ट टीचिंग दे रहे हो। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके पास है, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी आर्ट स्किल्स कितनी किस लेवल पे है। ये चीज़ मैंने मान के चल रहा हूं कि आपके ड्राइंग फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स क्लियर हैं, लेकिन वो अब देखो क्या होता है ना, स्किल एक लेवल पे चीज़ों को क्लियर करने की होती है, उसके बाद उसको कितना बढ़ाना है वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। अगर एक पर्सन को रनिंग आती है तो उसकी रनिंग क्लियर है, लेकिन अगर उसको रेस में जाना है तो वही रनिंग को और बेहतर करना पड़ेगा। उसी रनिंग के बेस पे उसको नेशनल लेवल पे कंपटीशन करना है तो उसको उसी रनिंग को और बेहतर करना पड़ेगा। उसी रनिंग के बेस पे उसको ओलंपिक्स में जाना है तो उसको उसी रनिंग पे और काम करना पड़ेगा। तो रनिंग वही है, लेवल बढ़ रहा है। वैसे ही आर्ट की स्किल्स में स्किल की कोई हद नहीं है, स्किल कितना भी आप लेवल पे इंप्रूव करते जाओ कोई हद नहीं, वो मरते दम तक इंप्रूव होगी। ठीक है, आप अगर आज चेहरा बना लेते हो, आप पोर्ट्रेट बना लेते हो, फिगर बना लेते हो, आपको ड्राइंग फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स क्लियर हैं, तो उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करते रहो तो आपका गोल रहेगा हाँ विंची के लेवल पे आर्टवर्क बनाना है या सार्जेंट जैसा आर्टवर्क बनाना है। तो वो स्किल का कोई लिमिटेशन नहीं है। आज मैं प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ कि आप जब आप अर्निंग की बात करते हो, आर्ट टीचिंग की बात करते हो और उसके बेस पे आप सोशल मीडिया पे ग्रो करते हो, तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट मिस मत करिएगा, सब चीज़ें अलग अलग अपनी अलग से हर टॉपिक पे बात करी जा सकती है, लेकिन ओवरऑल समझिएगा। ठीक है, तो ये आप हैं, आप आर्ट टीचिंग देते हैं। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिग्री क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सर्टिफिकेट आपके पास कितने हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किल्स किस लेवल की है। बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए बस। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सोशल मीडिया पे कितने नंबर्स हैं। ठीक है, फॉलोअर्स के नंबर कितने हैं। फॉलोअर के नंबर को हम बढ़ाने पे ज़रूर फोकस करेंगे, क्योंकि फॉलोअर दो टाइप के होते हैं। एक कि हम नंबर्स बढ़ा रहे हैं, कि हम कुछ ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जिससे ज़्यादा लोग कनेक्ट हों। एक हम कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जिससे वैल्यू मिल रही है लोगों को और इससे हमारा नंबर बढ़ तो रहा है, लेकिन वो नंबर ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कनेक्ट हो रहा है, डेप्थ आ रही है। ठीक है, डेप्थ आ रही है। ठीक, तो फॉलोअर्स बढ़ाना है वैल्यू देके, कुछ ऐसा नहीं देके जिसकी वजह से बस नंबर्स बढ़ते हुए दिखें लेकिन वो काम के ना हो। ठीक है, अब जब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, अगर आपको टीचिंग में एक्चुअल में पैशन है, आप लोगों को सिखाने में आपको इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आ रहा है, आपको एक नीयत है कि मुझे और सिखाना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो सोशल मीडिया के कुछ मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताए, आई होप कि आप उसको दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, मिस्टेक्स को दोबारा मत करिएगा, प्राइवेट नहीं करना है, सिर्फ फ़ोटो से कुछ नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब क्या करना है इस बात को सुनिए। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है एजुकेशनल मार्केटिंग पे। ये जो चीज़ है, ये कई सारे आर्टिस्ट अच्छे खासे फॉलोअर जिनके हैं 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, वो सब नहीं कर रहे हैं। जब कल की डेट में आपको क्लियर है कि मुझे कोई वर्कशॉप देना ही है, आपको क्लियर है कि कल की डेट में आपको अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास देनी ही है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका टीचिंग स्टाइल, आपका सिखाने का तरीका, आपकी चीज़ों को बताने का तरीका, वो चीज़ लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाए। आपका आर्टवर्क अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो खींच के डालो, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल ये रहेगा कि आप जो चीज़ें सिखा रहे हो, शेयर कर रहे हो, वो लोगों तक पहुँचे। ओके, एंड नो डाउट आपकी आर्ट की स्किल्स अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी टीचिंग में डेप्थ होगी। अगर मैं आज ये सब बोल रहा हूँ और मेरे आर्ट की स्किल्स बहुत ज़्यादा ही गंदी है,
तो मेरी बातें कोई नहीं सुनेगा। तो मेरे आर्ट की स्किल्स के ऊपर काम करना मेरे लिए ज़रूरी था और ये फंडामेंटल्स क्लियर करने ज़रूरी थे, तब जाके मैं किसी और को ये सब बता सकता हूँ। तो ये चीज़ें कॉमन सेंस की बात है, ये सब मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं, सब आपको सबको पता है कि आप अपनी आर्ट की स्किल्स पे काम करना ऑब्वियस है, क्योंकि उसके दम पे आपको क्लैरिटी आएगी तो आप लोगों को और अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन आपका सोशल मीडिया पे आपको अपना लेसन्स, आपको अपनी टीचिंग स्टाइल, आप कैसे सामने वाले को सिखाते हो, कैसे सामने वाले को बताते हो, वो चीज़ें क्लियरली सबको दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप कर रहे हो, आप अपने लेसन्स, अपनी टीचिंग, एजुकेशन दे रहे हो, तो कुछ जादुई चीज़ें आप होते हुए देखोगे, कुछ मैजिकल चीज़ें आप होते हुए देखोगे। और मैं प्योरली बता रहा हूँ इसको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जिसके बेस पे हमने 8 फिगर इनकम जनरेट किया है, जो कि करोड़, यानी कि करोड़ में वो इनकम आई है। मैं उसको प्योरली उस एंगल से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप एजुकेशन देते हो ना, जब आप एजुकेट करते हो, तो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में इसको एजुकेशनल मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग है ये, स्पेशली आज के डेट में, क्योंकि जब आप एजुकेट करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिल्डअप होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिल्डअप होती है, जिसकी वजह से आपकी क्लासेस ग्रो हो पाएंगी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, वो है ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट से ऊपर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आपके पास दो दुकानें हैं, एक दुकान पे आपको भरोसा है, आपने उससे पहले भी सामान लिया है और जो भी सामान लिया है उसकी क्वालिटी अच्छी निकली है, उसमें कोई धोखा नहीं निकला है, सब कुछ साफ़ निकला है, सब कुछ सही निकला है। दूसरी दुकान है, वो सस्ता बेच रही है, वो सस्ता सामान दे रही है, लेकिन क्योंकि पहले दुकान पे ट्रस्ट है आपका, भले ही वो थोड़ा महंगा है, आप कभी भी दूसरी दुकान पे नहीं जाएंगे। ओके, ये सिंपल साइकोलॉजी है। तो आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है और ट्रस्ट एजुकेशन से सबसे ज़्यादा बिल्डअप होता है। अगर मैं कोई चीज़ आपको एजुकेट कर रहा हूँ और उससे आपको वैल्यू मिल रही है, उससे आपको हेल्प हो रही है, तो आप मुझ पे ज़रूर ट्रस्ट करेंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मुझे वैल्यू देना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट अपने आप मेरे पे होने लगेगा। इसलिए एजुकेशनल मार्केटिंग ज़रूरी है। दूसरा, ऑथोरिटी। जब आप एजुकेट करते हैं तो लोग आपको एज ए ऑथोरिटी ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश कर देते हैं। सोच के देखिएगा, एक पर्सन है जो कोई चीज़ के ऊपर बता रहा है, कोई चीज़ बस शेयर कर रहा है। फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो 2 दुकानें हैं। एक दुकान है जो अपने प्रोडक्ट्स बस ऑनलाइन पोस्ट करती है। कई सारे आर्टिस्ट हैं जो ये गलती करते हैं कि अपने आर्ट के वर्कशॉप्स हैं या कुछ भी वो क्लासेस रन कर रहे हैं, उसके बस फ़ोटो पोस्ट कर दिया कि मेरे पास ये क्लासेस होने वाली है, मेरी ये वर्कशॉप होने वाली है, मेरी ये चीज़ें होने वाली हैं, बस पोस्ट कर दिया, ठीक है। बेसिकली अपना आर्टवर्क का फ़ोटो पोस्ट करना ठीक वैसा ही है। दूसरा एक व्यक्ति है जो अपने सामान को सिर्फ पोस्ट नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें सामने वाले के काम की हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें सामने वाले के काम की नहीं है। वो बेसिकली एजुकेट कर रहा है, ठीक है, वो एजुकेट कर रहा है। ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति एजुकेट कर रहा है, आप ऑटोमेटिकली ये सोचना शुरू कर देंगे कि इस व्यक्ति को ये सामान की जानकारी है। आप खुद सोचिए, आप एक दुकान में जाते हैं, एक शोरूम में जाते हैं, ठीक है, आप टीवी लेने जाते हैं, ये टीवी का शोरूम है, यहाँ पे अलग अलग टीवी रखी है, ठीक है, अलग छोटी बड़ी टीवी रखी है। आप टीवी लेने गए, उस टीवी की दुकान में 2 दुकान में गए आप, एक दुकान थी ए, एक दुकान थी बी। ए दुकान में जब आप गए तो आपने टीवी देखा, आप कुछ इंटरनेट से खोज के गए थे कि मुझे ना इस टाइप की टीवी लेनी है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, क्या इसमें 4K क्वालिटी क्या होती है, 8K क्वालिटी भी आ गई, वो क्या होती है, मेरे घर पे वो चीज़ें काम आएंगी नहीं आएंगी, मेरे दीवार पे वो चीज़ें उस साइज़ की टीवी सेट होगी नहीं होगी, आपको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप गए, आपने देखा, आप कन्फ्यूज्ड हो, आपको क्लैरिटी नहीं है। सामने वाला व्यक्ति आया, उसने बेसिक सवाल आपको बताया कि देखिए सर, देखिए मैम, अगर आपको ये वाली टीवी लेनी है तो इसकी प्राइस ये पड़ेगी, इस टीवी की प्राइस ये पड़ेगी, इस टीवी की प्राइस ये पड़ेगी, इसका साइज़ ये है, इसका साइज़ ये है, इसका साइज़ ये है, इसमें ये फंक्शन है, इसमें ये फंक्शन है, इसमें ये फंक्शन है, इसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, इसमें ये मिलेगा, ये थोड़ा महंगा, इसमें सब कुछ मिलेगा, इसने ये बता दिया। आप दूसरी दुकान पे गए, दुकान थी बी,
ओके, ये बी दुकान है। यहाँ पे जब आप गए तो यहाँ पे जो पर्सन था उसने सिर्फ सेल नहीं किया, वो बेचने के लिए नहीं बैठा था, उसने आपकी प्रॉब्लम को समझा, उसने आपको एजुकेट किया, उसने जेन्युइनली बताया देखिए सर, देखिए मैम, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी टीवी में आपको क्या रिक्वायरमेंट है। आपने बोला कि मुझे ना मेरा ये जगह है, मेरा डिस्टेंस ये है, मैं इतने दूर से टीवी देखूंगा या देखूंगी, मुझे ये साइज़ चाहिए लेकिन मैं कन्फ्यूज हूँ। अब मैं कन्फ्यूज हूँ कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए लेकिन उसमें अलग अलग पैनल्स आते हैं, क्या लेना चाहिए, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। ये सब आप बता रहे हो, वो समझ रहा है कि हाँ आपको भी क्लैरिटी नहीं है। उसने सिंपल आपको बताया कि देखिए अगर आप ये टीवी लेते हैं या ये लेते हैं तो इसमें ये डिफरेंस है। अगर आपका डिस्टेंस ये है तो मैं कभी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि इतनी बड़ी टीवी लो आपको दिक्कत आए, आप इस साइज़ की लेंगे तो वो बेटर होगा। फिर उसने कुछ एग्जांपल्स दिखाए कि हमारे कुछ और लोग थे, उन्होंने ये लिया, उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये वाला जो मॉडल है इसमें थोड़ी शिकायतें आ रही है, इसको मत लीजिए, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। ये जो चीज़ें हैं इस वाले टीवी में ये बेनिफिट्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट से सेट हो रही हैं। उसने प्रॉपरली एजुकेट किया आपको कि ये में इसमें ये होगा, इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये चीज़ें होती है, ये वाला पैनल आपको इस जगह पे काम नहीं आएगा। अगर मान लीजिए टीवी में आपको जूम सेशंस करने हैं या आपको टीवी पे और कोई चीज़ करनी है तो वो चीज़ों के लिए ये टीवी सही है। अगर आपका ये 4 काम ये वाले काम हैं तो इसके लिए ये चीज़ सही है। उसने प्रॉपर एजुकेट किया आपको। आप खुद बताइए, आप टीवी लेने आए थे, आपको 100 कन्फ्यूज़न थी, जिस व्यक्ति ने आपको एजुकेट किया उस पर आपको ट्रस्ट होगा या नहीं होगा? और जिस पे आपको ट्रस्ट होगा तो आप उससे सामान लेंगे या इससे ये सारी जानकारियां समझने के बाद आप वापस जाएंगे इस व्यक्ति से सामान लेने। भले ये 1000 रुपया 1500 रुपया एक 50,000 की टीवी आप ले रहे हो, उसमें 500-1000 रुपये कम भी कर देगा ना ये, तब भी आप इसी से लोगे, क्योंकि इसने प्रॉपर जानकारी दी और सब कुछ समझाया और एक एक चीज़ आपको क्लियर करी है। और इसलिए नहीं क्योंकि वो बस बताना चाहता था, अपनी बड़ाई करना चाहता था, इसलिए कि वो जेन्युइनली आपको शेयर कर रहा है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी प्रॉब्लम को समझ के। सेम चीज़ हम ये बेसिक बातें नहीं समझते जो हम डेली लाइफ में होते हुए देख रहे हैं, हम ये बेसिक बातें नहीं समझते कि कल की डेट में जब आप अपनी आर्ट क्लास रन कर रहे हो, अपनी क्राफ्ट क्लास रन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आपको ये समझना होगा कि आप जब एजुकेट करते हो, आप चीज़ें समझाते हो, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला इस नज़र से आपको देखता है कि जी हमें ये चीज़ नहीं पता थी, थैंक यू बताने के लिए। वो एक तरीके से आपके लिए ग्रेटफुल होता है, वो चाहता है कि आप उसको और चीज़ें अच्छे से समझाएं। वो आपके डिसीजन पे बेस्ड हो जाता है कि आप कौन सा रेकमेंड कर रहे हो। तब जाके जब आप उनको कोई चीज़ पिच करते हो, कोई चीज़ शेयर करते हो कि हाँ मेरी एक वर्कशॉप होने वाली है, मेरी एक क्लास होने वाली है या इस क्लास पे आपको आना है, ये वो, उस केस में बहुत हाई चांस है कि वो पर्सन येस करेगा, नो नहीं करेगा। ओके, ऑब्वियस सी बात है, कुछ परसेंटेज हमेशा रहेगा नो वाले ऑडियंस का। कोई चीज़ दुनिया में 100% नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा कि ये पर्सन आपके पास आएगा। ऑथोरिटी बिल्डअप, टीचिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और ये टीचिंग स्किल सोशल मीडिया को, आपके सोशल मीडिया को, ये जो एजुकेशन आप दे रहे हो, आपके सोशल मीडिया को ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करती है। तीसरी चीज़, अवेयरनेस। ओके, सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस बिल्डअप करने के लिए। कई सारे लोग बोलते हैं कि ना सर मैं ना इस गांव में रहता हूँ, मैं तो इस शहर में रहता हूँ, मैं तो इस जगह पे रहता हूँ, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा छोटा सा जगह है, ये मेरा यहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं है। सोशल मीडिया क्यों दिया गया आपको? हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे मेरा दोस्त, कोई मीम अच्छा लगा उसको शेयर कर देंगे, कोई कॉमेडी, कोई शायरी अच्छी लगी उसको शेयर कर देंगे, ये करने के लिए नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। हमें सबसे पहले समझना होगा सोशल मीडिया क्यों दिया गया है। आपके पास, आपके हाथ में एक हथियार है, इसमें जो आप डालोगे वो दुनिया तक पहुंच रहा है, तो क्यों आप वो चीज़ें सोच समझ के नहीं डालेंगे जैसी दुनिया आप चाहते हैं। एक बहुत खूबसूरत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने समझी थी सोशल मीडिया के बारे में। गैरी वेनरचक, सोशल मीडिया के एक तरीके से पायनियर, जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा चीज़ें शेयर करते हैं, उनसे मैंने बहुत एक खूबसूरत बात समझी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि इस दुनिया में, ये जो दुनिया में हम जी रहे हैं, इसमें हमारा एक एक कंटेंट जो भी हम डालते हैं वो कहीं ना कहीं उस दुनिया को हल्का सा चेंज करता है और हम जैसा चाहते हैं वैसी दुनिया बनाने में हमें हेल्प करता है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, अभी फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। हम सब चाहते हैं कि दुनिया में ये चीज़ें हों, ये चीज़ें ना हो।
जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक आर्ट के टीचर हो, आप चाहते हो मेरे शहर में सब आर्ट की रेस्पेक्ट करें, आप चाहते हो मेरे शहर में सब आर्ट के बारे में जानें, आप चाहते हो मेरे शहर में सब ड्राइंग पेंटिंग इन सब के ऊपर भी बात करें, आप चाहते हो कि लोग यार अवेयर नहीं है आर्ट के ऊपर, अवेयर होने चाहिए थे। ओके, यहाँ पे पेंटिंग्स की बात नहीं हो रही है, होनी चाहिए थी। हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं जो हमारे हिसाब से दुनिया में चेंज हो। हम जो भी कंटेंट बनाते हैं, जो भी वीडियो, शॉर्ट्स, फोटोज़ या इस टाइप की जहाँ भी कोई ऐसे कंटेंट बनाते हैं, वो कंटेंट कहीं ना कहीं बहुत हल्के लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे चेंज करने में हेल्प कर रहा है आसपास के उन लोगों को जो हमसे कनेक्टेड हो रहे हैं। ओके, तो ये सोशल मीडिया अवेयरनेस बिल्डअप करने में हेल्प करता है। तो सोशल मीडिया आपके पास है अवेयरनेस बिल्डअप करने के लिए। ओके, ये है आपका सोशल मीडिया। जब आप इसमें एजुकेशनल मार्केटिंग सही से करते हैं तो इससे बिल्डअप होती है अवेयरनेस। ओके, अब ये अवेयरनेस कितनी बड़ी होगी या कितने दूर तक जाएगी वो डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी पे। तो सोशल मीडिया जब ग्रो हो रहा होता है, आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो व्यक्ति आपको आज देखा है वो आपको अगर कल भी देखेगा और परसों भी देखेगा और नरसों भी देखेगा और देखता ही जाएगा, तो उसके मन में आप याद रहोगे और जो चीज़ आप देना चाहते हो, जो चीज़ आप शेयर करना चाहते हो, वो चीज़ उस सामने वाले व्यक्ति को याद रहेगी। और जब चीज़ें सामने वाले को याद रहेंगी तो ऑटोमेटिकली वो लोग बढ़ते जाएंगे जो आपके थॉट पे या जो चीज़ आप शेयर करना चाहते हो उस पर बिलीव करते हो। ओके, तो ये अवेयरनेस जब बिल्डअप होती है तो आपके सोशल मीडिया के थ्रू, आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो या आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इजीली आना चाहते हैं और आएंगे, बट बशर्ते आपको वैल्यू ऐसा देते रहना है जो सामने वाले को हेल्प करे, जो सामने वाले को हेल्प करे। अब ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले को कितनी वैल्यू हम दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कितने वैल्यूएबल हैं। आज मैं जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो और आपको वैल्यूएबल लग रही है, बताइएगा चैट सेक्शन में। ये जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैं 2 साल पहले शेयर नहीं कर पाता, आज जो मैं इस कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। लेकिन आज मैं इसको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल में मैं इन चीज़ों पे प्रैक्टिकली काम कर रहा था। आज जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं 3 साल बाद जब मैं तैयार हो जाऊँगा उन चीज़ों पे बात कर पाने के लिए, तो मैं करूँगा। जब हम कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हैं तो बिहाइंड द सीन और बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन चल रही होती है। इसीलिए जब आप एज एन आर्ट टीचर ग्रो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया आपके पास नो डाउट आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सोशल मीडिया बस एक ज़रिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया एक ज़रिया है। ओके, एक माध्यम है। आप हो, बीच में सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के उस तरफ करोड़ों की जनता है। आपके थ्रू जो चीज़ें जाएंगी सोशल मीडिया हेल्प कर देगा उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है, आप घर पे बैठ के कितने लोगों को बात कर लोगे? 50 लोग, 20 लोग, 30 लोग। आपके शहर में कितने लोग हैं? उतने लोग। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप, ये सोशल मीडिया है, इसके थ्रू आप चीज़ें डालते हो और वो चीज़ें कई लोगों तक जाती हैं। तो इस पूरी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। पहला, वो डालो जो सामने वाले की मदद करे, क्योंकि जो मदद करेंगी उसके वजह से लोग आपसे कनेक्ट होंगे। कोई ऐसी चीज़ डाल रहे हो जिससे सामने वाले को कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और बस आपकी चेहरा बहुत ज़्यादा ही सुंदर, आप लोग उससे कनेक्ट होकर, अट्रैक्ट होकर आ भी गए हैं, तो कल के डेट में आप उसके बेस पे इस लाइन पे, तो आर्ट टीचिंग के लाइन पे या आर्ट के फील्ड के लाइन पे तो बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा पाएंगे। हाँ, आप एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, तो आप वो अलग बात है, वहाँ पे फेस का ही वैल्यू होता है। एक चीज़ ये हो गई कि आपको वैल्यू ऐड करना है। दूसरा, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ये नहीं कि आज किया, 10 दिन तक नहीं किया, फिर 6 महीना तक नहीं किया। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तो ये मैं एक बार इसको बना के भी दिखाता हूँ, क्योंकि बनाने में मज़ा आता है। आर्टिस्ट का काम ही है ड्रॉ करते रहना, तभी मज़ा आता है। ये आप हो, ठीक है, ये आपकी नज़र है, आप यहाँ पे कोई चीज़ शेयर कर रहे हो, बीच में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इसको अलग अलग लोगों तक फेंक रहा है आपकी जो बात है दुनिया भर में, जहाँ पे कई सारे लोग हैं। ओके,
तो इसमें आपको वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू ऐड कैसे होगा? कोई ऐसी चीज़ में एजुकेट करो जो सामने वाला एजुकेशन जिस चीज़ में चाहते हूँ। अब पॉइंट ये है कि कई लोग इस बात पे भी अटक जाते हैं कि अरे सर, सामने वाले तो यही सब बता ही रहे हैं, आप तो ये सब बता ही रहे हो, वो तो ये सब बता ही रहे हैं, तो हम भी सेम चीज़ बताएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, कौन सुनेगा? मैं बताता हूँ कौन सुनेगा और क्यों सुनेगा। कौन सुनेगा तो सिंपल सा ये बात है कि जनता जो है ना, ऑडियंस, वो बहुत सारी है। तो अगर मेरे पास ये वाली ऑडियंस है तो आपके पास ये वाली ऑडियंस होंगी, किसी के पास ये वाली ऑडियंस होगी, और किसी के पास ओवरलैप भी होगा। तो ऑडियंस इतनी ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो लोग मुझे सुनते हैं वही लोग आपको सुने, दूसरी ऑडियंस भी है। ठीक है, ये हो गया कौन सुनेगा। क्यों सुनेगा? क्योंकि मेरे बताने का तरीका और आपके बताने के तरीके में फ़र्क होगा। मेरी शक्ल में आपकी शक्ल में फ़र्क होगा। किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं होगी, किसी को आपकी शक्ल बहुत ज़्यादा पसंद होगी, किसी को आपके बताने का तरीका, आपके एग्जाम्पल देने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा। वो आपसे कनेक्शन उनका बिल्डअप होगा। तो क्यों के रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। बहुत सारे टीचर्स होंगे आपकी लाइफ में, आपके स्कूल में, लेकिन क्यों किसी एक पर्सन से हम ज़्यादा कनेक्शन फील करते थे, दूसरे से कम, बल्कि किसी और स्टूडेंट की, किसी और को, टीचर को ज़्यादा कनेक्शन फील करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो इन चीज़ों की चिंता मत करना कि कौन सुनेगा और क्यों सुनेगा। ठीक है, आपको अपने तरफ से वैल्यू ऐड करनी है। जैसी वैल्यू आप शेयर करेंगे, लोग वैसे आपसे कनेक्शन आपसे बनते चले जाएंगे। ये हो गया, वैल्यू आपको देना है, आपको एजुकेट करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करेंगे, उतना ज़्यादा चांस है कि जो ऑडियंस आपसे सुन रही है, जिसने एक बार, दो बार, तीन बार सुना, वो रेगुलरली सुन रही है, तो इनको आप याद रहोगे। इसको बोलते हैं नर्चरिंग करना। नर्चरिंग करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब लोग नर्चर होते हैं तो कल की डेट पे आप कोई भी चीज़ देते हो, क्लासेस देते हो, वर्कशॉप देते हो, अपना खुद का कोई आर्ट का इवेंट कोई लॉन्च करते हो, कुछ भी चीज़ आप करते हो ना, तो जो लोग सबसे ज़्यादा नर्चर्ड होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा हाई चांस होता है कि वो आपके प्रोग्राम में पे करके आएंगे। फ्री में नहीं आएंगे, पे करके आएंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नर्चर हो चुके थे। और ये नर्चरिंग का प्रोसेस चलते रहता है जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। ओके, अब एक चीज़ पे आपको फोकस करना है कि जो आपकी टीचिंग का स्किल्स है, उसको आप टाइम टू टाइम बेहतर करने पे और काम कर सकें। कैसे होगा ये? जब आप चीज़ों को शेयर कर रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि या तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई मैंने हुक नहीं डाला है, कोई ऐसा एक्साइटिंग एडिटिंग नहीं है कि आपको देख के मज़ा आ जाए, कि मैं उड़ के दिखाऊँ, मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके दिखाऊँ। ठीक है, बट ये है कि हाँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी काम की है तो आप सुनेंगे, आपको वो चीज़ वैल्यू लग रही है, आपकी लाइफ में वो हेल्प कर रही है, तो आप 100% उस चीज़ को देखना चाहेंगे। तो या तो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करो, जो कि लॉन्ग वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा काम आता है, लॉन्ग कंटेंट में। और अगर आप शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं, जो कि ज़रूरी भी है आज के टाइम पे, तो शॉर्ट कंटेंट में ट्राई करना है कि वो शॉर्ट कंटेंट कम टाइम में ज़्यादा एजुकेशन और कम टाइम में थोड़ा क्रिस्प, शुरुआत के 2-3 सेकंड में ज़्यादा फोकस करना कि शुरुआत में सामने वाला का अटेंशन आप ले सको। ये सारी चीज़ें शॉर्ट कंटेंट में ज़्यादा टेंशन है, शॉर्ट कंटेंट में ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं पोस्ट, अभी तो हमारी टीम हो गई है, शॉर्ट कंटेंट हम काफ़ी टाइम से पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं शॉर्ट कंटेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ मैं। ओके, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट मेरा कभी भी थॉट रहा नहीं था। आज के टाइम की ज़रूरत है तो करना पड़ेगा, और वो करना ज़रूरी भी है। पर्सनली मैं एक लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट का आदमी हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत डीप में और एक एक बात को समझाना, शेयर करना ज़रूरी लगता है, क्योंकि मेरा टीचिंग का तरीका बहुत शुरू से वैसा रहा है कि मैं टाइम तक आराम से चीज़ों को समझाना पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर, जो ज़रूरी है वो करना पड़ेगा। तो पॉइंट है कि ये चीज़ें जो भी हैं, आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है कि आप बेहतर कर सको, कि आप अगर शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं तो कम समय पे अपनी बात को रख सके, ताकि सामने वाले को कम समय में आपकी वैल्यू मिल सके, क्योंकि ये चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म में कनेक्शन को बिल्डअप करेंगी और आपको जल्दी रीच देंगी। जब बहुत सारे लोगों के कंटेंट सामने में सबके घूम रहे हैं, अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो
तो ऐसा कंटेंट जो क्विकली सामने वाले को 2-3 सेकंड के अंदर समझा दे कि ये 30 सेकंड आपके लिए क्या काम आएंगे, ये चीज़ प्रूफ हो जाती है, तो लोग 30 सेकंड फिर देखते हैं और आपका शॉर्ट कंटेंट के तेज़ी से ग्रो होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ बेसिक फंडे हैं जो आपको सोशल मीडिया को ग्रो करने में, और ना सिर्फ ग्रो करने में, 2 चीज़ें होती हैं, मैंने शुरू में भी बोला। एक होता है एक इंस्टाग्राम पे सिर्फ फॉलोअर्स गेन करना कि फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, एक होता है फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनके साथ डेप्थ और कनेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि कल के डेट में ये आपको बिजनेस के एंगल से, अर्निंग के एंगल से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। कई सारे होते हैं ना कि उनके लाखों में फॉलोअर हैं, जैसे अभी कई सारे क्रिएटर्स, कई सारे कंटेंट क्रिएटर हैं। आपने देखा होगा वो पुनीत सुपरस्टार को सब जानते हैं उनके कई मिलियन में फॉलोअर हैं, बिग बॉस में चले गए, इधर उधर बुला लिया, ये वो, लेकिन अर्निंग वाइज वो चीज़ें काम नहीं आती हैं। वो चीज़ें, ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सामने वाले को वैल्यू दोगे एक्चुअल में, कचरा करके और फालतू नाटक करके और नौटंकी करके फॉलोअर बढ़ा लेना, वो चीज़ आज के टाइम पे बहुत चल रही है। ओके, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मुझे पर्सनली बहुत लगता है कि ये सब सोसाइटी को बहुत ख़राब कर रही चीज़ें, क्योंकि चलो एक बार इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीज़ें बेकार है अगर सामने वाले को आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो। और अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो इस टाइप की ग्रोथ में जहाँ पे सामने वाले को वैल्यू ऐड हो रही हो, फॉलोअर्स भले उस तेज़ी से ना बढ़ें लेकिन वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल आपका बन जाता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे भी फिर आ जाती है जब आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने की गेम खेलते हो। आपको एक लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल करना होता है। आप यहाँ से शुरू कर रहे हो और आपको एक लंबे समय तक टिकना है, आप लंबे समय तक टिकना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप फॉलोअर इंक्रीज करते हैं, अपने सोशल मीडिया को ग्रो करते हैं, सोशल मीडिया आप में अवेयरनेस बिल्डअप कर रहे हो, आप एजुकेट कर रहे हो, सारी चीज़ें हो रही है, लोग कनेक्शन बना रहे हैं, तो आपका अर्निंग वाला पार्ट भी सोशल मीडिया के थ्रू हो सके। क्योंकि सोशल मीडिया से आपकी अर्निंग, सोशल मीडिया में जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो आपके वर्कशॉप में आएंगे, वो आपके ऑनलाइन सेशंस के टिकट्स लेंगे, वो आपकी ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे। तो जब आपकी अर्निंग होगी ना, जब आपकी अर्निंग होगी तो इस अर्निंग के वजह से आप अपने सोशल मीडिया को कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं तो बहुत बार ये होता है मैक्सिमम लोगों के साथ कि वो जब सोशल मीडिया पे बस फॉलोअर इंक्रीज कर रहे हैं और उससे कोई अर्निंग नहीं हो रही है। ओके, हाँ वो बात अलग है कि आपका मेन काम कुछ और है, आप मान लो आर्मी में हैं, आप किसी और जॉब में हैं, आप सोशल मीडिया पे बस अपना जो पैशन है, जो इंटरेस्ट है, बस उसको शेयर करने आते हैं, उससे ज़्यादा आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है सोशल मीडिया से। वो अलग कहानी है, अलग अलग सबकी कहानी है। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा कि जब आपका गोल ही है, आपका इंटरेस्ट ही आर्ट है, आप पेंटिंग के लिए ही पैशनेट हैं, तो जो आप पैशनेट और उसी में आपको प्रोफेशन बनाना है। एक होता है कि प्रोफेशन कुछ और है, पैशन कुछ और है। जैसे कोई पुलिस में, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे खासकर देखा होगा कि कोई पुलिस वाला है, उसका प्रोफेशनली वो एक पुलिसमैन है, एक इंस्पेक्टर है, लेकिन उसका पैशन है सिंगिंग। तो वो सोशल मीडिया पे सिंगिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, सिंगिंग पे कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट, उनको मज़ा आ रहा है, तो वो खुश हैं। खुशी सबसे ऊपर है। अगर आदमी खुश है तो वो ऑलरेडी जीत चुका है, तो वो खुश है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो एज ए पुलिस बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, वो चाहते हैं कि इस फील्ड के बारे में मैं लोगों को और बताऊं, या कोई सिंगर है, वो सिंगर प्रोफेशनली भी सिंगर है और वो पैशनेट भी सिंगिंग के लिए है, तो वो कंटेंट भी सिंगिंग के हिसाब से बनाते हैं। तो आज मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो आर्ट में पैशनेट हैं, पेंटिंग को बनाने में, ड्रॉ करने में, पेंटिंग को सेल करना, कमीशन वर्क करना, ओवरऑल आर्ट में पैशनेट हैं और इसी चीज़ को ग्रो करना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया उनकी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। और जिसका पैशन और प्रोफेशन एक है, तो उनके लिए सोशल मीडिया सोने पे सुहागा है, क्योंकि जो उनका पैशन, जो प्रोफेशन वो बना रहे हैं, वही सोशल मीडिया उसी चीज़ को 100 गुना बढ़ाने में हेल्प करने वाला है। तो जब आप आर्ट टीचिंग दे रहे हैं, आर्ट की क्लासेस रन करते हैं और आर्ट आपका पैशन है, तो क्यों ना आप सोशल मीडिया को ऐसे यूज़ करो ताकि आपका पैशन भी पूरा हो और इसके दम पे आप प्रोफेशनली भी ग्रो करें।
तो जब आप प्रोफेशनली आपकी अर्निंग होगी तो आप सोशल मीडिया पे और ज़्यादा काम कर पाएंगे। बेसिकली आप अपने पैशन को और ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। कल के डेट में आप 10 चीज़ें और कर पाएंगे, 10 चीज़ें और ऐड कर पाएंगे। आपके पास अर्निंग हो रही होगी, प्रोफेशनली अब आप काम कर रहे होगे तो उसको आप वापस से इन्वेस्ट भी कर पाओगे अपने काम को ग्रो कर पाने में। तो सारी चीज़ें कनेक्शन बना देती हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, कुछ बेसिक फंडे थे ओवरऑल सोशल मीडिया को समझने को लेके। चीज़ों की गहराई में एक एक बात को डीपली भी अपन डिटेल में किसी किसी वीडियोज़ में जाएंगे, लेकिन आई होप कि इस पॉइंट को समझने के बाद कि सोशल मीडिया की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है, और कैसे जब आप कोई आर्ट टीचिंग के लाइन पे जा रहा है तो वो इन चीज़ों पे। अब देखो एक पॉइंट और भी है, एक पॉइंट मैं एक बार रफली क्विकली शेयर करता हूँ, और ये बहुत थोड़ा सा अजीब पॉइंट है, थोड़ा सा कड़वा बोलूँगा लेकिन सच बोलूँगा, ठीक है। आर्ट टीचिंग के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आर्ट टीचिंग के बारे में। आर्ट शेयर करना है, एजुकेशन शेयर करना है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मुझसे कई बार लोग मिलते हैं, कई बार सोशल मीडिया पे ईमेल्स पे, मैसेजेस पे इस टाइप के मैसेज आते हैं कि सर, कि रेयांश, हम आर्ट में टीचिंग देना चाहते हैं, ये हम हैं। ऐसे मैसेजेस बहुत आए हैं कि हम आर्ट टीचिंग देना चाहते हैं, हम ना आर्ट टीचिंग में पैशनेट हैं, हमें आर्ट टीचर बनना है। कई लोग बोलते हैं ऐसा। फिर उनका दूसरा लाइन होता है कि कौन सी डिग्री लें, कौन सा सर्टिफिकेट लें, कौन सा डिप्लोमा लें, कौन से कॉलेज में अप्लाई करें। अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हैं, ओके, तो मैं 2 बात शेयर करूंगा। पहला, या तो आप झूठ बोल रहे हो कि आप आर्ट में पैशनेट हो, आर्ट टीचिंग में पैशनेट हो, ये सरासर झूठ है। आप बस कुल मिला के आपको एक जॉब चाहिए पैसे कमाने के लिए, तो ये सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक है। कि अगर आप आर्ट टीचिंग करना चाहते हैं, आप आर्ट टीचर बनना चाहते हो, और आप बोलते हो कौन सा डिग्री लें, सर्टिफिकेट लें, डिप्लोमा लें, कहाँ पे जाके कहाँ अप्लाई करें, ये सब आप पूछ रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हो। ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। बेसिकली आपको कोई भी जॉब चाहिए, टीचर से मतलब, आर्ट टीचर से मतलब नहीं है। और मैं ये बहुत कड़वा सच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने क्लोजली समझा है कि क्या चीज़ें होती हैं और माइंड में क्या चल रहा होता है। ऐसे व्यक्ति या तो झूठ बोल रहे हैं, तो हो रहे होते हैं, और उनके दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि कोई भी जॉब मिल जाएगी, पैसे आने चाहिए, हमें काम करना है। आर्ट टीचर बस इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि उनको आर्ट के अलावा वो और कुछ कर नहीं रहे होते हैं। आर्ट पेंटिंग वो थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं, अपनी आर्ट की ड्राइंग, स्केचिंग, ये सब कर रहे होते हैं, और बेसिकली उनकी स्किल्स उतनी अच्छी होती भी नहीं है, बस क्योंकि उनको लगता है कि बाकी काम तो हमें नहीं कर रहे हैं, यही काम हम करते हैं, इसी के बेस पे थोड़ी कमाई हो जाए, काम चल जाएगा। तो वो बोल रहे होते हैं कि हमें आर्ट टीचर बनना है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं बनना चाहते हैं। दूसरा, वैसे व्यक्ति होते हैं जो एक्चुअल में पैशनेट हैं, जो सच बोल रहे हैं कि वो पैशनेट हैं, और वो ये सब सवाल भी पूछ रहे हैं, बस उनको अभी क्लैरिटी नहीं है। तो जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनको तो मैं क्या ही बोलूँ, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। लेकिन जो सच बोलते हैं, जिनको रियल में पैशन है, टीचिंग देना है, शेयर करना है, ग्रो करना है, अर्निंग करना है। अर्निंग करना कोई गंदी बात नहीं है, अर्निंग करना इंपॉर्टेंट है। आपको अर्निंग करना है, एज एन आर्ट टीचर अर्निंग करना है, क्योंकि एज एन आर्ट टीचिंग आप शेयर कर रहे हो, आप पैशनेट हो, ठीक है। तो अगर आपको एक्चुअल में करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब अगर आप रेडी हो सुनने के लिए, समझना, ये जो ज़माना था ये जा चुका है। आप एक डिग्री लोगे, सर्टिफिकेट लोगे, 10 कॉलेज में जाके अप्लाई करोगे, ये 10 चीज़ें करोगे, आपको कुछ साल लगेंगे और कुछ लाखों लगेंगे, ठीक है। वो अलग बात है। अगर आप एक्चुअल में पैशनेट हो तो अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो काइंडली स्टार्ट मेकिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। जो टीचिंग आप स्कूल में खड़े होके देते, आप उसको कैमरे के सामने खड़े होके दे सकते हैं, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी टीचिंग अच्छी है और आप उसको कंटिन्यूसली कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ से जो आपको ग्रोथ मिलेगी, ये ग्रोथ जिस कॉलेज में जाके आप जॉब मांग रहे थे, वो कॉलेज वाले आपको इनविटेशन भेजेंगे, सर, मैम, हमारे कॉलेज में जाके एक वर्कशॉप दे देंगी क्या, हमारे कॉलेज में जाके क्लासेस देंगे क्या, हमारे कॉलेज में ये करेंगे क्या, वो करेंगे क्या। ये ऑफर्स आपके पास आएंगे अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, टीचिंग की स्किल्स अच्छी है, आपकी एजुकेशन आर्ट की स्किल्स अच्छी है, और उसके दम पे आप कंटेंट बना रहे हैं। तो
और ये चीज़ मैं अगर अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मेरे पास कई सारे ऐसे इनविटेशन पड़े हैं ईमेल के अंदर, जहाँ पे कई सारी कंपनियों से ऐसे ऑफर हैं कि आप हमारी कंपनी में आके आर्ट टीचिंग देंगे क्या, यहाँ पे आके आप सिखाएंगे क्या, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ओके, तो ये चीज़ें मैं आपको प्योरली एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। और ये वाला सिनेरियो इस वाले सिनेरियो से बहुत आसान है, बस वही है कि आपको माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, इंडिया में आदमी 4 साल डिग्री के पीछे लगा देता है, लेकिन वही 4 साल वो रिस्क लेने के पीछे लगा नहीं पाता, डरता है कि 4 साल चले जाएंगे, 4 साल में क्या हो जाएगा। एक आदमी अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग जगह जाना, अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग ट्रेनिंग्स लेने से डरता है इंडिया में। लेकिन उसी इंसान को मैं पूछूं कि बेटा 10 साल लगाए थे कॉलेज में, 10 महीने 10 लाख रुपए लगाए थे अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में, तब नहीं पूछा कि इसका रिटर्न कितना मिला, इसका बेनिफिट कितना मिला, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला आपको, अपनी कॉलेज से, अपनी स्कूल से क्या मिला आपको, आप बताइए। और जितना आपने टाइम और पैसा खर्च किया अपनी स्कूल कॉलेज में, क्या उतना रिटर्न आपको मिला है? ये सवाल अगर किसी से पूछ लिया जाए तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। तब तो या तो वो चुप रहेंगे या उल्टा रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आंसर नहीं है। और यही माइंडसेट आपको सबसे पहले चेंज करना है। आज जो चीज़ मिली है, सोशल मीडिया आज फ्री में मिला है, इसका बेनिफिट बहुत लोग नहीं उठा रहे हैं। कल के डेट में जब सोशल मीडिया फ्री नहीं रहेगा, पेड हो जाएगा, तब आप बेनिफिट आज नहीं उठाए थे, कल भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जो चीज़ें आप इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उसके बेहतर ये चीज़ें आप करनी शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ भी होगी। आपका पैशन है वो आप उसको कर भी पाएंगे। सोशल मीडिया को प्राइवेट रखना, सिर्फ आर्टवर्क के 4 फोटो पोस्ट करना, ये सब बंद करके प्रॉपरली इस पे फोकस करिए कि इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, ये जितने भी लोगों का ये वाला माइंडसेट रहता है ना, डिग्री डिप्लोमा मिल जाए, उसके बाद कहीं पे जॉब मिल जाए, टीचर की जॉब मिल जाए, ये सारे वो व्यक्ति हैं जो थोड़ा भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। उनको प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए ज़िंदगी में, कि हमें बस कहीं ना कहीं काम मिल जाए। अब इस बात को बहुत लोग गलत तरीके से लेंगे, लेकिन मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि जो स्टेबिलिटी आप यहाँ पे चाहते हो वो एक्चुअल में है नहीं जितनी आपको लग रही है, और जितना अनस्टेबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रहा है उतना है नहीं जितना आपको लग रहा है। क्योंकि ये चीज़ें अभी मेन स्ट्रीम हो गई हैं, कंटेंट क्रिएशन। पहले चीज़ें वो उतनी मेन स्ट्रीम नहीं थी, अब ये चीज़ें ऑब्वियस हो गई हैं। तो इन चीज़ों पे आपको काम करना है। जो पैशन आपका आर्ट टीचिंग के लिए, आप उसको इजीली यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ग्रो करोगे उतना ज़्यादा चांस होगा, ओके, आपके प्रोफेशनली काम करने का, अर्निंग करने का, सब कुछ करने का। और जब आप इस पे ग्रो कर रहे हो तो आपके पास जब अर्निंग हो रही होगी, आपके पास स्किल्स होंगे, सब कुछ, आपकी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा, तो आप कभी भी जाके किसी भी स्कूल पे कहीं पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे भी चांस बढ़ जाता है आपकी सिलेक्शन होने का, आपको एज एन आर्ट टीचर अपॉइंट करने का, जो भी है, जॉब के लेवल पे भी आपको काम मिलना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें इंडिया में बहुत सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। आर्ट कोई भी चीज़ हो, सिर्फ ये आर्ट टीचिंग या आर्ट स्किल्स की बात नहीं है, कोई भी फील्ड हो, अगर आप काबिल हो, अगर आपको लगता है कि आप काबिल हो, तो आप जाओ मार्केट में दिखाओ कि आप कितने काबिल हो। और आपको लगता है कि आप काबिल हो तो सिर्फ आपको लगना काफ़ी नहीं है, वो चीज़ जब आप शोकेस करते हो, डालते हो, काम शुरू करते हो, तब आपको 10 कमियां नज़र आती कि मेरे अंदर ये 10 कमियां हैं, इसको भी ठीक करना है। वो चीज़ें करते 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 ठीक होती है और आप एक्चुअल में मार्केट के हिसाब से काबिल बनते हो। कई सारे आर्टिस्ट हैं जिनके आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी टीचिंग स्किल्स बहुत गंदी हैं। मतलब आर्ट तो सुंदर बना देते हैं, लेकिन जब सिखाने जाते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो लोग ताली बजा देते हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छा आर्ट सीखा है, लेकिन किसी को समझ कुछ नहीं आया। तो ये गलतियां जल्दी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपकी आर्ट स्किल्स आप इंप्रूव करो, लेकिन उसके दम पे जो चीज़ें आप शेयर कर रहे हो उससे सामने वाले को वैल्यू मिल रही, तो लोग आएंगे आपके पास, तब आपको लोग पे करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो भी आज आपने समझी, इसको आप अगर सही से इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपरली, तो आपके सोशल मीडिया की ग्रोथ होगी, क्योंकि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ के वैल्यू ऐड कर रहे हैं, रैंडमली बस कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले की नज़र से चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कर रहे हैं। और जब आप इस तरीके से काम करोगे तो आपके सोशल मीडिया में आपकी अर्निंग का स्कोप, फ्यूचर में फाइनेंशियली ग्रो कर पाने का स्कोप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और जब फाइनेंशियली भी आप ग्रो करोगे और आपका सोशल मीडिया भी ग्रो करेगा और आप दोनों का कनेक्शन हो के ग्रो होगा, तो जो आपकी अर्निंग होगी वो आपको हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में। आप लॉन्ग टर्म तक रह पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 साल पढ़ा लिया, 1 साल थोड़ी बहुत अर्निंग हो गई, अगले साल से पता नहीं क्या करना है। एक स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी जब आप इस तरीके से काम कर रहे हो, ग्रोथ भी हो रही है,
अर्निंग भी हो रही है, और इसके दम पे आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के ऊपर भी आपकी लॉन्ग टर्म आप उस फील्ड में टिक भी पा रहे हो। जब ये सारी चीज़ें होंगी, तब जब सब कुछ मिलेगा, तब जाके बनता है आपका पर्सनल ब्रांड। जब आप लॉन्ग टाइम तक टिकते हो और अपने नाम, अपने काम के दम पे बहुत सारे लोग आपसे कनेक्टेड होते चले जाते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप होने लग जाता है, तो आप पर्सनल ब्रांड बना पाते हैं। और जब पर्सनल ब्रांड बनता है तो टीचिंग में अलग अलग और 10 तरीके के स्कोप खुल जाते हैं। फिर आप पर्सनल 1-to-1 टीचिंग दो, फिर आप 1-to-1 मेंटरशिप करो, आप अपने क्लाइंट्स को अपने आर्टवर्क सेल करो, क्योंकि आर्टवर्क सेल करते समय भी क्लाइंट से जब बातचीत करी जाती है, जो एग्जांपल मैंने दिया, एक आदमी जो टीवी सेल कर रहा था, उसका काम टीवी सेल करना था, वो क्यों आपको एजुकेट कर रहा था? ओके, क्योंकि एजुकेशन देने से ट्रस्ट बिल्डअप होता है और टीवी अपने आप सेल हो जाता है, क्योंकि उससे आपका ट्रस्ट है। वैसे ही जब आपका पर्सनल ब्रांड बनता है, ट्रस्ट बनता है, लोग आपसे कनेक्शन बना ले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी पेंटिंग भी सेल करनी हो तो वहाँ पे भी टीचिंग काम आती है, क्योंकि आप एजुकेट करके उस पेंटिंग को सेल करते हैं। आप ऐसा नहीं होगा कि दुकान में अपनी पेंटिंग लगा के खड़े, कोई आएगा खरीद के ले जाएगा। आप एजुकेट करते हैं कि किसमें क्या है, क्यों है, कैसे, और वो टीचिंग स्किल वहाँ पे भी काम आती है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है आज के डेट में मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, ये सोशल मीडिया एक फ्री टूल है, ये सोशल मीडिया एक फ्री ज़रिया है, ये सोशल मीडिया आपको टीचिंग को इम्प्रूव करने का सोर्स दे रहा है, ये सोशल मीडिया आपको लोगों से कनेक्ट होने का माध्यम बना रहा है, कनेक्ट होने का मौका दे रहा है, ये सोशल मीडिया आपको अपनी स्किल्स टेस्ट करने का मौका दे रहा है। आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, लगातार बहुत साल से काम कर रहे हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब सोशल मीडिया में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। इस बात को एक्सेप्ट करके अपने आप को इम्प्रूव करोगे, तब जाके ग्रोथ मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको एक ना कहीं अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी मौका दे रही हैं कि क्या हम में कोई कमी है, अपने आप को कोई ठीक करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको हेल्प कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हर जगह से हेल्प कर रही हैं। जिस चीज़ में आपका पैशन है उसमें कहीं ज़्यादा ग्रो कर पाने के लिए बस कुछ बेसिक्स आपने समझ लिया, तो ये सोशल मीडिया आपको आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। ओके, तो आई होप कि आज का सेशन आपको वैल्यूएबल लगा हो, चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हुई हों। इस सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये सेशन आपने पूरा देखा, अच्छे से देखा, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको समझ में आई। एक फॉर्म मैंने नीचे दिया गया, फॉर्म को भरिएगा। कुछ फ्री ई बुक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे लिमिटेड लोगों के लिए, बट काफ़ी अच्छे खासे क्वांटिटी इस बार हमने रखी है, 200-500 लोग आई थिंक। बट आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको एक फ्री ई बुक तो मिलेगी, प्लस आपका जो डिटेल्स है उसके बेस पे हम और ज़्यादा कंटेंट ऐसे डिज़ाइन करेंगे जो आपको हेल्प करे। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली हो, काफ़ी क्लैरिटी मिली हो। एक और चीज़ मुझे आप सबको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि द ब्रांडेड आर्टिस्ट हमारा जो बिज़नेस प्रोग्राम है, हमने उसे हाल ही में पब्लिक किया है। द ब्रांडेड आर्टिस्ट की जो सारी डिटेल्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये स्पेशली उनके लिए है जो आर्ट की फील्ड में, आर्ट की टीचिंग लाइन में जा रहे हैं और बड़े लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं, आर्ट प्रीमियर लेवल तक जाना चाहते हैं। द ब्रांडेड आर्टिस्ट के 2 सेगमेंट्स हैं, एक द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग एंड एक द ब्रांडेड आर्टिस्ट सर्विस। द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग के अंदर हम बिजनेस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जितने भी आर्ट के टीचर्स ऑलरेडी बन चुके हैं या बनने चाहते हैं आगे चल के, उनको बिजनेस के ऊपर सारी नॉलेज मिल सके। भले वो सारी टेक्निकल नॉलेज हो कि फेसबुक एड्स रन कैसे करते हैं, या लीड मैग्नेट कैसे डिज़ाइन करते हैं, अपनी वेबसाइट आर्ट रिलेटेड कैसे डिज़ाइन करना है, या जितने बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं, जितनी बिजनेस की नॉलेज है, कैसे फनल बिल्डअप किया जाता है एज एन आर्टिस्ट, वो सारी चीज़ें आप द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग के अंदर सीख सकते हैं। एंड द ब्रांडेड आर्टिस्ट सर्विसेज के अंदर हमारी टीम, मैं खुद पर्सनली आपके बिजनेस को चेक करता हूँ, आपके बिजनेस के मॉडल को चेक करता हूँ, एंड हमारी टीम आपके सारा टेक्निकल स्टफ संभालती है, सब कुछ सेटअप करके देती है। भले ही वो आपका लैंडिंग पेज बनाना हो, या आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करके देना हो, या आपकी ईमेल मार्केटिंग को सेट करना हो, या आपके एड्स मैनेजर को संभालना हो ताकि आपके ऐड इनऑर्गेनिक लीड्स भी आपके पास आ सकें, सारी चीज़ें, सारे टेक्निकल चीज़ें हमारी टीम आपको करके देती है। प्लस मैं आपके पूरे बिजनेस को समझता हूं और उसमें और क्या सुधार हो सकता है, क्या बिजनेस मॉडल आपको ठीक किया जा सकता है, सो दैट आपकी अर्निंग काफ़ी और ज़्यादा इंक्रीज हो सके, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन द ब्रांडेड आर्टिस्ट सर्विस के अंदर कुछ क्राइटेरिया है कि कौन कौन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। ये सारे क्राइटेरिया हमने सारी डिटेल्स शेयर कर रखी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इन दोनों क्राइटेरिया में कहीं फिट बैठते हैं, तो बिल्कुल इस प्रोग्राम को आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको द ब्रांडेड आर्टिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पेज पे सारी डिटेल्स मेंशन करी गई है।
Thank you so much again for watching this video. Love you all. Love art. Live art.